Hello students, welcome to HK Academy. Myself Dr. Hemant Kumar. Today we are going to start the first chapter of the series called Public Administration in India. आज हम भारत में लोक प्रशासन का पहला अध्याय शुरू करने जा रहे हैं. फर्स्ट चैप्टर इज कॉल्ड इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंट्रोडक्शन. पहला अध्याय भारतीय प्रशासन एक परिचय है. इस अध्याय में जिन बिंदुओं को शामिल किया गया है या इस अध्याय में जिन टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे वह है प्रशासन की परिभाषा, मीनिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन की परिभाषा, मीनिंग ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन का विकास, डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन और निजी प्रशासन की परिभाषा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन के मध्य समानताएं और असमानताएं, सिमिलरिटीज एंड डिस्पैरिटीज बिटवीन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, और एंड में है कॉलोनियल लीगेसी ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, भारतीय प्रशासन की औपनिवेशिक विरासत. सो हम स्टार्ट करते हैं मीनिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन की परिभाषा. एडमिनिस्ट्रेशन स्टूडेंट्स, एडमिनिस्ट्रेशन इज ओरिजिनली अ संस्कृत वर्ड मेड अप ऑफ प्रा आ प्रीफिक्स एंड सास आ रूट मीनिंग टू रूल इन अ ग्रेट और एक्सीलेंट वे. मीन्स जो प्रशासन शब्द है वो एक संस्कृत शब्द है जिसमें प्रा एक उपसर्ग है और सास एक धातु है, और जब ये दोनों आपस में मिलती है तब उसका मीनिंग होता है महान और उत्कृष्ट तरीके से शासन कर. द लिटरल मीनिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज द मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक और प्राइवेट अफेयर्स. मीन्स प्रशासन का जो शाब्दिक अर्थ है, जो उसकी लिटरल मीनिंग है, उसका सिंपल मतलब है सार्वजनिक या निजी मामलों का प्रबंधन, मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक और प्राइवेट अफेयर्स. स्टूडेंट्स, एवरी एडमिनिस्ट्रेशंस गोल इज टू गिव सर्विस. यानी कि हर प्रशासन का, किसी भी टाइप का वो प्रशासन हो, उसका उद्देश्य होता है सेवा प्रदान करना. अब व्हेन दिस सर्विस इज प्रोवाइडेड फॉर द बेनिफिट ऑफ द जनरल पब्लिक, administration takes on a more public aspect, and when it is provided for private gain, private benefit, administration assumes a more personal nature. अर्थात यहाँ पे ये कहा गया है कि प्रशासन का जो उद्देश्य है, किसी भी प्रकार का वो प्रशासन हो, उसका उद्देश्य होता है, ऑब्जेक्टिव होता है सेवा प्रदान करना. और जब ये सेवा जनता के जन कल्याण के लिए या फिर सार्वजनिक उद्देश्य के लिए दी जाती है तब प्रशासन का स्वरूप सार्वजनिक होता है, और जब यह सेवा निजी लाभ के उद्देश्य से दी जाती है तब प्रशासन का स्वरूप पर्सनल हो जाता है. बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत सारे विचारकों ने अलग अलग व्यू में डिफाइन करा है, परिभाषित किया है. अब स्टूडेंट्स, ये जो डेफिनेशंस है ये कई बार यूपीएससी और नेट जैसे एग्जाम्स में पूछ ली जाती है, जिसमें आपको डेफिनेशन दी जाएगी और ये पूछा जाएगा कि भाई ये डेफिनेशन किस विचारक ने दी है. इसीलिए डेफिनेशंस भी जानना काफ़ी इम्पोर्टेंट है. सो E.N. ग्रेडन ये डिफाइन करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन इज अ लॉन्ग एंड स्लाइटली पोम्पस वर्ड बट इट सिंपली मीन्स मैनेजिंग अफेयर्स, टेकिंग केयर ऑफ पीपल. अर्थात जो E.N. ग्रेडन है वो प्रशासन को एक विचित्र, एक लंबा और एक आदमपूर्ण शब्द मानते हैं, एक पोम्पस वर्ड मानते हैं, लेकिन जो इसकी मीनिंग है वो बहुत ही सिंपल, एक सीधी सादी मीनिंग है, मामलों का प्रबंध करना, लोगों की देखभाल करना और उनका ध्यान रखना. यही है प्रशासन. A.D. White, एडमिनिस्ट्रेशन इज द आर्ट ऑफ डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग अ नंबर ऑफ इंडिविजुअल फॉर द अटेनमेंट ऑफ अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव और गोल. अर्थात यहाँ पे स्टूडेंट्स तीन चीज़ों की बात की गई है, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग. मीन्स निर्देश, नियंत्रण और समन्वयीकरण. इसमें वाइट इस तरह डिफाइन करते हैं प्रशासन को कि प्रशासन किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बहुत से व्यक्तियों के संबंध में निर्देश, नियंत्रण और समन्वयकरण की
कला है, एक आर्ट है। Negro administration is the organization of both men and material for the attainment of a goal. निग्रो ने बेसिकली प्रशासन को किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मनुष्य और सामग्री दोनों का संगठन माना है। यानी कि निग्रो जो है वो प्रशासन को मनुष्य और जो सामग्री है उसके एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में डिफाइन करते हैं ताकि किसी भी गोल को प्राप्त किया जा सके। So administration is a universal verb which is applicable to all types of public and private work. So प्रशासन क्या है? प्रशासन एक सार्वभौमिक क्रिया है जो सभी प्रकार के सार्वजनिक और निजी कार्यों पर लागू होती है। On the institutional basis, administration is classified as public administration and private administration. सो संस्थागत आधार पर प्रशासन को लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के रूप में वर्गीकृत किया गया है। स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन को डिफाइन करा है। अब हम बात करेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की क्या परिभाषा है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को बेसिकली 3 दृष्टिकोण से या फिर 3 पर्सपेक्टिव से समझा जा सकता है। पहला है द लिटरल मीनिंग ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन का शाब्दिक दृष्टिकोण। दूसरा है द कॉम्पैक्ट व्यू ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन का संकुचित दृष्टिकोण। इसको बेसिकली द नैरो व्यू ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी कहा जाता है। तीसरे नंबर पर है कॉम्प्रिहेंसिव व्यू ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन का व्यापक दृष्टिकोण। हम 1 बाय 1 स्टार्ट करेंगे। पहला है द लिटरल मीनिंग ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन का शाब्दिक अर्थ। स्टूडेंट्स, द वर्ड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन लैंग्वेज इन विच द वर्ड पब्लिक इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड publicus, which means public. Similarly, the word administration is derived from the combination of 2 Latin words, ad administrare, which mean to manage, to serve and to protect. Finally, it can be said that public administration refers to a particular type of administration that is concerned with the management, service and protection of the general public. लोक प्रशासन को इंग्लिश में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं और ये जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन शब्द है यह लैटिन भाषा से लिया गया है। इंग्लिश में जो पब्लिक शब्द है उसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के पब्लिकस शब्द से हुई है जिसका मतलब है जनता या लोक। इसी प्रकार जो अंग्रेजी शब्द है एडमिनिस्ट्रेशन वो लैटिन भाषा के 2 शब्द एड और मिनिस्ट्रेयर से मिलकर बना है जिसका मतलब है प्रबंध करना, सेवा करना और रक्षा करना। टू मैनेज, टू सर्व एंड टू प्रोटेक्ट। ये कहा जा सकता है कि लोक प्रशासन से अभिप्राय जनता की सेवा, रक्षा और प्रबंध से संबद्ध प्रशासन से है। इसका जो दूसरा दृष्टिकोण है, दूसरा पर्सपेक्टिव है वो है द कॉम्पैक्ट व्यू ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन का संकुचित दृष्टिकोण। The approach in which public administration was defined by famous thinkers of public administration like Woodrow Wilson, Luther Gulick and Herbert Simon etc. is called the narrow approach of public administration. यहाँ पे ये कहा गया है कि लोक प्रशासन को वुडरो विल्सन, लूथर गुलिक, हर्बर्ट साइमन जैसे विचारकों ने जिस दृष्टिकोण से परिभाषित किया है उस दृष्टिकोण को लोक प्रशासन का संकुचित दृष्टिकोण कहा जाता है। According to the narrow view of public administration, the most important part of all the 3 organs of governance. Organs of governance means legislature, executive and judiciary. Is the executive which is closely related to public administration. The narrow view of public administration has been described by various thinkers. यहाँ पे ये कहा गया है कि जो लोक प्रशासन का संकुचित दृष्टिकोण है वो कहता है कि शासन के जो 3 अंग है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन तीनों अंगों में जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है वो है कार्यपालिका, जो
लोक प्रशासन से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। अब इस संकुचित दृष्टिकोण को विभिन्न विचारकों द्वारा डिस्क्राइब करा गया है, परिभाषित किया गया है, वर्णित किया गया है। सो उनमें आते हैं, सबसे पहले स्टार्टिंग होती है वुडरो विल्सन से। So according to Woodrow Wilson, public administration is the process of detailed and systematic implementation of law. Or simple word, every act of implementing the law is an administrative act. वुडरो विल्सन डिफाइन करते हैं लोक प्रशासन को कि लोक प्रशासन विधि या कानून को विस्तृत और क्रमबद्ध रूप से कार्यान्वित करने की एक क्रिया है। अर्थात जो लोक प्रशासन है वह एक प्रोसेस है जिसके द्वारा किसी भी कानून या विधि को क्रमबद्ध रूप से इम्प्लीमेंट किया जाता है, क्रियान्वित किया जाता है। सामान्य भाषा में कहा जाए तो कानून को क्रियान्वित करने की प्रत्येक क्रिया प्रशासकीय क्रिया होती है। सो कोई भी विधि है, कानून है, उसको इम्प्लीमेंट करने का जो भी प्रोसेस है वह पूरा प्रोसेस एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस होता है। सेकेंड है रुटर गुरिक। अकॉर्डिंग टू रुटर गुरिक, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज द एरिया ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन साइंस दैट डील्स विद गवर्निंग बॉडीज being related to the government. Public administration is related to the executive because the work of government is mainly done by the executive. यहाँ पे जो रुटर गुरिक है उनका मानना है कि लोक प्रशासन जो है वह सरकार से संबंधित प्रशासन के विज्ञान का एक भाग है। बेसिकली रुटर गुरिक सरकार से संबंधित होने के कारण लोक प्रशासन जो होता है वह कार्यपालिका से संबंधित होता है, ये मानना है रुटर गुरिक का। रुटर गुरिक सिंपली कहते हैं कि जो लोक प्रशासन है वो कार्यपालिका से संबंधित होता है, क्योंकि जो सरकार का काम है, मैक्सिमम जो भी सरकार का काम होता है वो मुख्य रूप से एग्जीक्यूटिव ब्रांच है गवर्नमेंट की, जो सरकार की कार्यपालिका शाखा है, उसी के द्वारा ही संपन्न किया जाता है। थर्ड है हर्बर्ट साइमन। So according to Herbert Simon, public administration in the vernacular of public refers to those actions that are carried out by the executive branches of the central, state and municipal government. So Herbert Simon लोक प्रशासन को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि आम बोलचाल की भाषा में या जनसाधारण की भाषा में लोक प्रशासन से अभिप्राय उन क्रियाओं से है जो केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारों की एग्जीक्यूटिव ब्रांच के द्वारा संपादित की जाती है, कार्यपालिका की जो शाखा है उसके द्वारा संपादित की जाती है। इस कॉम्पैक्ट व्यू ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हमने ये देखा है कि इन्होंने लोक प्रशासन को सिर्फ कार्यपालिका तक ही सीमित रखा है, कि जो भी कार्यपालिका है वही लोक प्रशासन को देखती है। इसीलिए ओके, अब हम इसकी बात करते हैं इसका जो थर्ड व्यू है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को समझने का, वो है कॉम्प्रिहेंसिव व्यू ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन का व्यापक दृष्टिकोण। द अप्रोच इन विच पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वॉज डिफाइंड बाय फेमस थिंकर्स लाइक विरोबी, ए.डी. वाइट, फिफनर एंड डिमॉक एटसेट्रा इज कॉल्ड द कॉम्प्रिहेंसिव व्यू ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। जो लोक प्रशासन के जो प्रसिद्ध विद्वान है जैसे विरोबी, ए.डी. वाइट, फिफनर और डिमॉक, इन्होंने लोक प्रशासन को जिस पर्सपेक्टिव से, जिस दृष्टिकोण से परिभाषित किया है उसे लोक प्रशासन का, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कॉम्प्रिहेंसिव व्यू, व्यापक दृष्टिकोण कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू दी कॉम्प्रिहेंसिव व्यू ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, public administration is equally concerned with all the three organs of governance, namely legislature, executive and judiciary. लोक प्रशासन का व्यापक दृष्टिकोण ये कहता है कि लोक प्रशासन जो है वो शासन के तीनों अंगों मीन्स व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका से समान रूप से संबंधित है। अब जो कॉम्पैक्ट व्यू था, जो नैरो व्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था, वो सिर्फ लोक प्रशासन को कार्यपालिका तक ही सीमित मानता है, लेकिन जो कॉम्प्रिहेंसिव व्यू है वो विधायिका और न्यायपालिका और कार्यपालिका तीनों से रिलेटेड मानता है लोक प्रशासन को। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि कौन कौन से थिंकर्स हैं
जो कॉम्प्रिहेंसिव व्यू ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, और कौन से थिंकर्स है जो नैरो व्यू ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं। सो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। नैरो व्यू ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का समर्थन करने वाले विचारकों में है वुड्रो विल्सन, यूटेगुरिक और अल्बर्ट साइमन, जबकि कॉम्प्रिहेंसिव व्यू ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का समर्थन करने वाले विचारकों में है विरोवी, एडी वाइट, फिफ्नर और डिमोक जैसे विचारक। अब द ब्रॉड पर्सपेक्टिव ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या द कॉम्प्रिहेंसिव पर्सपेक्टिव ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हैज बीन डिस्क्राइब्ड बाय वेरियस थिंकर्स एज फॉलोस, यानी कि जो लोक प्रशासन का व्यापक दृष्टिकोण है उसको विभिन्न विचारकों ने अलग अलग प्रकार से परिभाषित किया है, वर्णित किया है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए फर्स्ट नंबर पर है विरोवी। सो स्टूडेंट्स, विरोवी claims that public administration in a wide sense refers to activities associated with the actual performance of governmental functions, regardless of which branch of government such functions fall under। मीन्स जो विरोधी है उनका कहना है कि व्यापक रूप में लोक प्रशासन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सरकारी कार्यों के वास्तविक संपादन से संबंधित कार्य का प्रतीक है, चाहे वह कार्य सरकार की किसी भी शाखा से संबंधित क्यों ना हो। यहाँ पे विरोधी ने सिंपली ये कहा है कि जो भी फंक्शंस है, जो भी सरकार काम करती है, जो भी गवर्नमेंट के फंक्शंस है, उन सभी का जो भी मीन्स एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि एवरी टाइप ऑफ फंक्शंस, गवर्नमेंट फंक्शंस आर रिलेटेड टू लोक प्रशासन, यानी कि सरकार का प्रत्येक कार्य लोक प्रशासन के संबंधित है, चाहे वह काम सरकार की किसी भी शाखा के द्वारा किया जाए, चाहे वह विधायिका करे काम, चाहे वो कार्यपालिका करे, चाहे वो न्यायपालिका करे, वो जो काम है सरकार का वो लोक प्रशासन से संबंधित है। सेकेंड है एड डी वाइट डिफाइंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ऑल those endeavors whose goal is to carry out or put into practice public policy। सो एडी वाइट का कहते हैं कि लोक प्रशासन के अंतर्गत वे सभी कार्य समाहित होते हैं जिनका उद्देश्य लोक नीति को पूरा करना या क्रियान्वित करना होता है, यानी कि जो भी पब्लिक पॉलिसी है उसको इम्प्लीमेंट करना या फिर उसको कंप्लीट करना, जो भी काम है वो सबके सब रिलेटेड है, जो लोक नीति से रिलेटेड होते हैं फंक्शंस, जो भी है जो पब्लिक पॉलिसी से रिलेटेड है वो सभी फंक्शंस लोक प्रशासन के अंतर्गत आते हैं अकॉर्डिंग टू एडी वाइट। इन द व्यू ऑफ फिफ्नर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रेफर्स टू द परफॉर्मेंस ऑफ एवरी फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट वेदर इट इज ऑपरेटिंग एन एक्सरे मशीन इन अ हेल्थ लेबोरेटरी और माइनिंग कॉइन्स। सो फिफ्नर का ये कहना है, ये डेफिनेशन जो है कई बार एग्जाम्स में पूछी गई है, ध्यान रखिए ये डेफिनेशंस कई बार नेट के एग्जाम्स में और जो यूपीएससी का एग्जाम्स है उसमें कई बार पूछी गई है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रेफर्स टू द परफॉर्मेंस ऑफ एवरी फंक्शंस टू द गवर्नमेंट वेदर इट इज ऑपरेटिंग एन एक्सरे मशीन इन अ हेल्थ लेबोरेटरी और माइनिंग कॉइन्स। मीन्स लोक प्रशासन से अभिप्राय सरकार का प्रत्येक कार्य करने से है, फिर चाहे वह कार्य स्वास्थ्य प्रयोगशाला में एक्सरे मशीन को संचालित करने का हो या फिर तत्सार में सिक्के डालने का हो। फिफ्नर डिफाइंस एडमिनिस्ट्रेशन एज द प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट सो दैट पीपल कैन कोऑपरेट और फिनिश देयर पर्टिकुलर टास्क। फिफ्नर प्रशासन को भी डिफाइन करते हैं, वह प्रशासन को डिफाइन करते हुए कहते हैं कि प्रशासन से अभिप्राय सरकार के कार्यों को समन्वयता पूर्वक संपन्न करना है ताकि लोग एक साथ काम कर सके और अपने निश्चित कार्यों को पूरा कर सके, अपने उनके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव कर सके, ये मानना है फिफ्नर का। देन है मार्शल ई डिमोक believes that administration is concerned with what and how government। मार्शल ई डिमोक का सिंपली मानना है कि प्रशासन का संबंध सरकार के क्या और कैसे से है। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन का विकास। इन द प्रिमिटिव एरा लाइफ ऑफ अ मैन वॉज लोनली एंड अनसिविलाइज्ड
in which individual and private interests were more important than social or public objectives. However, in course of time, social and public needs emerged after humans learned to live together and to meet these needs. The concept of social and public objective emerged. To achieve the social objective, a need was felt for an administrative structure which was people oriented. In due course of time, this administrative structure overwhelmed itself in the form of public administration. सो यहाँ पे बेसिकली लोक प्रशासन के विकास की बात की गई है और ये कहते हैं कि पहले क्या था, जब आदिम समय था, उसको आदिम युग में या फिर आदिम एरा में जो मनुष्य का जीवन था वो बहुत ही ज़्यादा असभ्य था, एकाकी था। उस समय क्या था आदिम युग में, जिसकी राती उसकी भैंस का शासन चलता था, जो शक्तिशाली है उसी का ही इंटरेस्ट है, वही उसी के लिए ही सब कुछ है। ओके, सो जो एकाकी और असभ्य था मनुष्य का जीवन, जिसमें सामाजिक और सार्वजनिक उद्देश्यों की अपेक्षा व्यक्तिगत और निजी हितों की प्रधानता थी। यानी कि जब आदिम युग था उसमें मनुष्य को सामाजिक और सार्वजनिक उद्देश्यों से कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि मनुष्य का जीवन एकाकी था और एकाकी जीवन में क्या होता है, सिर्फ व्यक्तिगत और निजी हितों की प्रधानता होती है। लेकिन समय के साथ साथ मनुष्य द्वारा एकीकृत होकर जीवन यापन करना सीखने के बाद क्या हुआ, सामाजिक और सार्वजनिक उद्देश्यों का उदय हुआ और इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए या फिर इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, सार्वजनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सामाजिक और सार्वजनिक उद्देश्यों की अवधारणा का विकास हुआ। सो यहाँ पे कहने का तात्पर्य सिंपली ये है कि आरंभ में मनुष्य का जीवन एकाकी था और एकाकी जीवन में व्यक्तिगत और निजी हितों की प्रधानता थी और सार्वजनिक सामाजिक उद्देश्यों का उपेक्षा की जाती थी। लेकिन जब मनुष्य ने एक साथ रहना शुरू करा, उसके बाद क्या हुआ, जब मनुष्य ने एक साथ रहना शुरू करा तो सामाजिक और सार्वजनिक आवश्यकताओं का उदय हुआ। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सामाजिक और सार्वजनिक उद्देश्यों की अवधारणा ने जन्म लिया। अब इन सामाजिक और सार्वजनिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एक ऐसे प्रशासनिक ढांचे की आवश्यकता महसूस की गई जो बेसिकली जन उन्मुख हो, यानी कि जो जनता की उम्मीदों पर खरा उतरे। क्योंकि जो प्रशासन है, जो बनाया जा रहा है प्रशासन, वो सामाजिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए बनाया जा रहा है और सामाजिक उद्देश्य क्या है, जन उन्मुख है। इसीलिए प्रशासन को भी जन उन्मुख होना चाहिए। सो समय के साथ इसी प्रशासनिक ढांचे ने स्वयं को लोक प्रशासन के रूप में अभिभूत कर दिया, या फिर ये कहे कि समय के साथ ये जो प्रशासनिक ढांचा था इसका स्वरूप चेंज होकर लोक प्रशासन में कन्वर्ट हो गया। एवरी गवर्नमेंट, वेदर इट इज फॉर्म इज मोनार्की, feudalism, dictatorship or democracy, requires an administrative system to conduct its public work। यानी कि ये कहा बेसिकली क्या है, जितनी भी प्रकार की सरकार होती है, चाहे उसका स्वरूप फिर राजशाही हो, सामंतशाही हो, तानाशाही हो या फिर वो लोकतंत्रवादी हो, डजंट मैटर, इन सभी प्रकार की सरकारों को अपने सार्वजनिक कार्यों के संचालन के लिए या फिर हम ये कहें जो इनके पब्लिक फंक्शंस है उनको क्रियान्वित करने के लिए, उनका संचालित करने के लिए एक प्रशासनिक ढांचे की आवश्यकता होती है, एक प्रशासनिक व्यवस्था की आवश्यकता होती है। रामायण, महाभारत, कौटिल्य, अर्थशास्त्र इन एंशियंट टाइम्स एंड जियाउद्दीन बाइनिस तारीख-ए-फिरोज शाही एंड फतवा-ए-जहांगीरी एंड अबू फरगइस अकबरनामा in medieval times emphasized on the establishment of a systematic and strong administrative system for the running of the government। अब क्या है, बेसिकली प्राचीन समय में हम देखें तो प्राचीन समय में हम रामायण को देखिए, आप महाभारत को देखिए, कौटिल्य के अर्थशास्त्र को देखिए। इसी तरीके से जब हम मध्यकाल में आते हैं तो जियाउद्दीन बाइनी ने जो बुकें लिखी है, किताबें लिखी है, ग्रंथ लिखी है, जैसे तारीख-ए-फिरोज शाही, फतवा-ए-जहांगीरी और अबू फरगई ने अकबरनामा लिखा। सो इन जैसे ग्रंथ व प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं। आराम से हमने ये चीज़ देखा है कि वह जो प्रशासन है उसका स्वरूप हमेशा बना रहा है और ये जो ग्रंथ है रहे और जो प्रशासनिक अधिकारी रहे, जिन्होंने सरकार के संचालन के लिए एक व्यवस्थित और मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना पर बल दिया है कि भाई एक मजबूत और एक सुदृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना की जानी चाहिए।
In Western philosophy, thinkers like Aristotle, Democritus, Plato, De Rose, and Machiavelli, the Prince expressed views on the political and administrative system. अब यदि हम वेस्टर्न फिलोसफी की बात करें या फिर पाश्चात्य दर्शन की बात करें तो जो एरिस्टोटल है, जिन्हें फादर ऑफ द पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है, क्योंकि अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है, पिता कहा जाता है। एक चीज़ का ध्यान रखिए, अरस्तु हम हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में इसी को एरिस्टोटल कहते हैं। इनकी किताब है पॉलिटिक्स, प्लेटो की किताब द रोज, मैकियावेली की किताब द प्रिंस। इन सभी विचारकों ने राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। द इमर्जेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज एन इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट और discipline is believed to be from an article titled A Study of Administration written by Woodrow Wilson in the year 1887. So, एक स्वतंत्र विषय या अनुशासन के रूप में लोक प्रशासन का उदय वुडरो विल्सन द्वारा वर्ष 1887 में लिखित आ स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नामक रेस से माना जाता है। यदि हम देखें कि भाई जो लोक प्रशासन है उसका विकास एक स्वतंत्र विषय और अनुशासन के रूप में कब से माना गया है? 1887 में, जब वुडरो विल्सन ने एक लेख लिखा, एक आर्टिकल लिखा जिसका नाम है ए स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इन दिस आर्टिकल वुडरो विल्सन इज कंसिडर्ड ऑटोनोमस स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज इसेंशियल फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट। द थ्योरी ऑफ डाइकोटमी बिटवीन पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन वॉज प्रोपाउंडेड द सो बेसिकली क्या है, इस लेख के अंतर्गत या फिर इस आर्टिकल में वुडरो विल्सन ने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऑटोनोमस अध्ययन पर या फिर लोक प्रशासन के एक स्वायत्त अध्ययन को प्रशासनिक विकास के लिए इसेंशियल माना है, प्रशासनिक विकास के लिए अनिवार्य माना है। इस लेख में वुडरो विल्सन ने राजनीति और प्रशासन के मध्य द्विविभाजन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ओके, कि द डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ डिसिप्लिन और इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 5 पार्ट्स। सो एक अनुशासन और स्वतंत्र विषय के रूप में हम लोक प्रशासन के विकास को बेसिकली 5 भागों में डिवाइड करते हैं, 5 भागों में हम इसको वर्गीकृत करते हैं। अब ये 5 भाग कौन कौन से हैं? देखिए, आप नीचे से स्टार्ट करिए। जो इसका पहला पार्ट है 1987 से 1926 तक, बेसिकली इनको लोक प्रशासन के विकास के चरण भी कहा जाता है और कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है, स्पेशली ग्रेजुएशन और मास्टर्स में जिन स्टूडेंट्स के पास पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट होता है उसमें क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है कि लोक प्रशासन के विकास के चरणों का वर्णन कीजिए, इस तरीके से। ओके, सो जो इसका फर्स्ट फेज है वो है 1987 से 1926 तक, जिसको कहा जाता है पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेटिव डाइकोटमी, यानी कि राजनीति प्रशासन द्विविभाजन। सेकंड पार्ट है 1927 से 1937 तक, प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन के सार्वभौमिक सिद्धांत। तीसरा पार्ट या तीसरा फेज 1938 से 1947, चैलेंजेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल, प्रशासनिक सिद्धांतों को चुनौती। देन फोर्थ 1948 से 1970, आइडेंटिटी क्राइसिस, पहचान का संकट। देन 1971 से लेकर आज तक प्रेजेंट टाइम, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, अंतर विषयक उपागम। अब एक अनुशासन के रूप में या एक स्वतंत्र विषय के रूप में लोक प्रशासन के विकास के इन 5 चरणों को हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। ओके, सो बेसिकली क्या है इसमें, जो ये फर्स्ट फेज है 1987 से 1926 तक, इसमें बेसिकली राजनीति और प्रशासन इन दोनों को एक दूसरे से अलग माना जाता था। ये जो है वो एक दूसरे से अलग है। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि इस फेज में प्रशासन को, एडमिनिस्ट्रेशन को एक अलग पहचान देने की बात की गई। वुडरो विल्सन का सिंपल मानना था कि राजनीति अलग है और प्रशासन अलग है, इन दोनों को अलग अलग क्षेत्र है इन दोनों के। इसीलिए वुडरो विल्सन ने अपने आर्टिकल ए स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो उन्होंने 1987 में लिखा था, उसमें उन्होंने सिंपल ये कहा था
कि एडमिनिस्ट्रेशन का जो काम है वो डिफरेंट है राजनीति से, इसीलिए वो एडमिनिस्ट्रेशन को एक ऑटोनोमस स्टडी के रूप में आगे बढ़ाना चाहते थे, कि अनिवार्य मानते थे एडमिनिस्ट्रेशन के विकास के लिए। अब जो सेकंड फेज आता है वो है 1927 से 1931 तक, जिसमें प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात की गई है। यानी कि इस समय पे क्या हुआ 1927 से 1937 तक, इस समय पे ये हुआ कि प्रशासन से संबंधित बहुत सारे सिद्धांतों का इमर्जेंस हुआ, बहुत सारे सिद्धांत जो थे उनका विकास होना आरंभ हुआ। जैसे लुटर गुलिक ने अपने सिद्धांत दिए, एनरी फेयोरे ने अपने सिद्धांत दिए, जो पोस्ट कॉर्ब की बात की जाती है, जनरल प्रिंसिपल्स की बात की जाती है, उन सभी प्रिंसिपल जितने भी नियम थे एडमिनिस्ट्रेशन के, उनका जो विकास है वो इस चरण में हुआ था। और जो इसका जो तीसरा फेज है 1938 से 1947 तक, इस फेज में जो सिद्धांत बनाए गए थे पहले सेकंड फेज में जो सिद्धांत बनाए गए थे उन सभी सिद्धांतों को चुनौती दी गई। और इसी फेज में ये भी कहा गया था कि जो भी सिद्धांत बनाए गए हैं वो मुहावरे हैं, और यह उनको मुहावरों की संज्ञा दी गई थी। ओके, अब जो फोर्थ फेज आता है, अब बेसिकली क्या हुआ फोर्थ फेज में ये हुआ कि जो भी स्टार्टिंग में हुई नेक्स्ट फेज में कि भाई हमने एक अलग पहचान दिलाने के लिए राजनीति और प्रशासन को अलग करा, इन दोनों में को अलग अलग माना कि इनका क्षेत्र अलग अलग है। फिर सेकंड फेज में कुछ सिद्धांतों का जन्म हुआ प्रशासन के संबंधित, थर्ड फेज में उन्हीं सिद्धांतों की आलोचना की गई। इसीलिए फोर्थ फेज में क्या होता है 1948 से 1970 तक कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर एक क्राइसिस पैदा हो गया, जिसको हम कहते हैं आइडेंटिटी क्राइसिस, या फिर पहचान का संकट पैदा हो गया। ओके, देन उसके बाद 1971 में एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच आती है, एक अंतर विषयक उपागम का जन्म होता है, जो बेसिकली लोक प्रशासन को एक नई गति देते हैं। ओके, अब बात करते हैं हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बारे में। Public administration is the largest administration which is working for the public interest, while the administration working for private interest is called private administration. Initially, there was a separation between public administration and private administration, but in present times they are coming closer to each other. सो यहाँ पे सिंपली ये कहा गया है कि जो लोक प्रशासन है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, वो सबसे बड़ा प्रशासन है, वो सबसे बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन है जो जनता के हितों में काम करता है, जो जनता के लिए काम करता है या जन कल्याण में काम करता है। जबकि जो निजी प्रशासन है या निजी हितों के लिए काम करने वाले प्रशासन को निजी प्रशासन कहा जाता है। आरंभ में लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के मध्य अलगाव की स्थिति थी, यानी कि इन दोनों को एक दूसरे से अलग माना जाता था, लेकिन आज के समय में ये एक दूसरे के समीप आ रहे हैं। अब बेसिकली देखिए, जैसा इस चित्र में दिखाया गया है कि 1990 से पहले कैसी स्थिति थी और 1990 के बाद कैसी स्थिति रही, ये निजी प्रशासन और जो लोक प्रशासन है उनके बीच की है। सो 1990 से पहले प्रशासन का जो स्वरूप है, निजी प्रशासन और लोक प्रशासन, वो एक दूसरे से अलग है। लेकिन सेकंड तरफ आप देखिए 1990 के बाद जो प्रशासन है वो उसका जो स्वरूप है, निजी प्रशासन और लोक प्रशासन, वो एक दूसरे के क्लोज आ रहे हैं, एक दूसरे के समीप आ रहे हैं वो। ओके, अब बेसिकली बात की जाए इनमें क्या क्या समानताएं हैं, लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में क्या समानताएं हैं, इनमें क्या सिमिलरिटीज़ है इन दोनों में। सो सिमिलरिटीज़ की बात की जाए तो जो पहली जो समानता है वो है संगठनात्मक समानताएं, दूसरी प्रबंधकीय प्रक्रिया, तीसरी कार्यात्मक तकनीक, फोर्थ कार्यों की प्रकृति, पांचवा जनसंपर्क की अवधारणा और छठा है अन्वेषण। सो स्टूडेंट्स, बेसिकली यदि हम लोक प्रशासन और निजी प्रशासन की इक्वलिटीज़ की बात करें कि इनमें क्या क्या समानताएं हैं, तो उसमें संगठनात्मक समानताएं, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल इक्वलिटीज़। सो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि देखिए प्रशासन का कोई भी हो, चाहे वो निजी प्रशासन हो और चाहे वो लोक प्रशासन हो, दोनों को ही संगठन की आवश्यकता होती है, दोनों में ही संगठन की ज़रूरत होती है, एक ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत होती है दोनों में ही।
सेकंड है प्रबंधकीय प्रक्रिया, मीन्स मैनेजीरियल प्रोसेस। सो देखिए, प्रशासन, निजी प्रशासन और लोक प्रशासन दोनों में ही एक प्रोसेस को यूज़ किया जाता है जिसको मैनेजीरियल प्रोसेस कहते हैं। कोई भी काम करना है, कोई भी फंक्शन है, वर्क है, उसको पहले मैनेज किया जाता है, उसका मैनेजीरियल प्रोसेस के थ्रू उसको मैनेज किया जाता है कि भाई उस काम को किस तरीके से किया जाए। थर्ड है कार्यात्मक तकनीक, मीन्स फंक्शनल टेक्निक। सो फंक्शनल टेक्निक में भी सिंपल यही है कि कार्यात्मक तकनीकें अपनाई जाती है। फोर्थ है कार्यों की प्रकृति, नेचर ऑफ द वर्क। लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में बहुत सारे काम किए जाते हैं, अलग अलग टाइप्स के काम किए जाते हैं। और फिफ्थ नंबर पर है जनसंपर्क की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक कॉन्टैक्ट। सो इसका से हम क्या मतलब, देखिए लोक प्रशासन और निजी प्रशासन दोनों ही काम करते हैं जनता के लिए, इसीलिए दोनों ही चाहते हैं कि वो जो पब्लिक कनेक्शन है उसको इस्टेब्लिश करें। एग्जाम्पल के लिए बात की जाए, देखिए लोक प्रशासन तो डायरेक्टली जनता से रिलेटेड है। अब निजी प्रशासन को किस तरीके से हम इसमें देखते हैं। सो जो निजी प्रशासन है, जो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन है, फॉर एग्जांपल के लिए यदि हम लेते हैं अमेजोन को लीजिए आप, या फिर जोमेटो को लीजिए या स्विगी को लीजिए, है, इनका क्या मोटिव है? इनका मोटिव यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो पब्लिक है वो इनके जो प्रोडक्ट है उनको यूज़ करे। इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए पब्लिक कनेक्शन बनाते हैं, लोगों के साथ कनेक्शन बनाते हैं, कॉन्टैक्ट बनाते हैं ये चीज़। सो निजी प्रशासन और लोक प्रशासन दोनों में ही जनसंपर्क की अवधारणा हमें देखने को मिलती है। और एंड में है अन्वेषण, मीन्स एक्सप्लोरेशन, या फिर हम ये कहें कि जांच पड़ताल और खोज, ये जो सारी चीज़ें हैं वो इसमें आती है। ओके, देन नेक्स्ट है इनमें असमानताएं, कि क्या क्या असमानताएं है, डिस्पैरिटीज़ है बिटवीन लोक प्रशासन एंड निजी प्रशासन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन है, उनमें क्या क्या डिस्पैरिटीज़ है, क्या क्या असमानताएं है। सो फर्स्ट है राजनीतिक चरित्र, मीन्स जो पॉलिटिकल नेचर है वो। सेकंड व्यवहार की एकरूपता। थर्ड क्षेत्रों की में असमानता। फोर्थ कानूनी स्वरूप। फिफ्थ एकाधिकारिता। सिक्स सेवा सुरक्षा की दृष्टि से। सेवन सार्वजनिक आलोचना और जन जवाबदेहता। देन एंड में है सांगठनिक आकार, मीन्स पॉलिटिकल कैरेक्टर, यूनिफॉर्मिटी ऑफ बिहेवियर, डिस्पैरिटी अक्रॉस रीजन्स, लीगल फॉर्म, मोनोपोली, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सर्विस सिक्योरिटी, पब्लिक क्रिटिसिज्म एंड अकाउंटेबिलिटी एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइज। सो स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, राजनीतिक चरित्र या पॉलिटिकल कैरेक्टर। सो बेसिकली लोक प्रशासन राजनीतिक निर्देशन में काम करता है, जबकि निजी प्रशासन गैर राजनीतिक होने के कारण स्वतंत्र रूप से काम करता है। राजनीतिक परिवेश लोक प्रशासन को निजी प्रशासन से अलग करता है। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो लोक प्रशासन है वो बेसिकली पॉलिटिकली काम करता है, जबकि या फिर हम ये कहें कि भाई जो राजनीतिक निर्देशन होता है, डायरेक्टिंग होती है, उसके थ्रू लोक प्रशासन काम करता है। जबकि जो निजी प्रशासन है उसका जो स्वरूप है वो गैर राजनीतिक होता है, वो नॉन पॉलिटिकल होता है। और यही जो चीज़ है, यानी कि राजनीतिक परिवेश, वो लोक प्रशासन को निजी प्रशासन से अलग करता है। सेकंड है व्यवहार की एकरूपता, यूनिफॉर्मिटी ऑफ बिहेवियर। सो इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली लोक प्रशासन जो है उसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि उसका जो बिहेवियर होता है, उसका जो स्वरूप होता है वो जन केंद्रित होता है, जन कल्याण के लिए होता है। जबकि जो निजी प्रशासन होता है उसमें हम ये कहें कि उसका जो बिहेवियर है वो बेसिकली लाभ कमाने के ऊपर डिपेंड करता है, कि बेनिफिट होना चाहिए उनके लिए, वो बेनिफिट के ऊपर फोकस करते हैं। देन नेक्स्ट है क्षेत्रों में असमानता। सो या फिर हम ये कहें डिस्पैरिटी अक्रॉस रीजन्स, या फिर तो इनका जो एरियाज है, डिस्पैरिटी अक्रॉस एरियाज। सो बेसिकली जहाँ एक तरफ लोक प्रशासन का विशाल क्षेत्र होने के कारण लोक प्रशासन के विभिन्न विभागों में प्रतिस्पर्धा की भावना नहीं होती, तो वहीं दूसरी तरफ निजी प्रशासन का क्षेत्र अत्यंत सीमित होने के कारण निजी व्यावसायिकताओं में सदैव प्रतिस्पर्धा रहती है। सो
यहाँ पे क्या, यहाँ पे बेसिकली ये कहा गया है कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसका जो एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, वो बहुत व्यापक होता है। और इसी वजह से जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो विभिन्न विभाग हैं उनमें इतनी ज़्यादा प्रतिस्पर्धा नहीं होती है, क्योंकि हर एक वर्क के लिए, हर एक क्षेत्र के लिए एक अपना एक अलग विभाग ऑलरेडी काम करता है लोक प्रशासन के अंतर्गत। जबकि जो निजी प्रशासन होता है उसका जो क्षेत्र होता है, उसका जो एरिया होता है वो बहुत ही सीमित होता है, और सीमित होने के कारण जो निजी व्यावसायिक संस्थाएं होती है, बेसिकली जो प्राइवेट एंटरप्राइजेस इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनमें हमेशा प्रतिस्पर्धा बनी रहती है, वो उनके बीच में हमेशा कंपटीशन बना रहता है। बेसिकली 1986 में 1986 में कायदे के बंटवारे से संबंधित एक नियम आया था। उसके अनुसार भारत सरकार कम से कम 2000 तरीके के काम करती है, जबकि निजी क्षेत्र का कोई भी संगठन इतने काम नहीं करता है। ओके, देन नेक्स्ट है कानूनी स्वरूप। कानूनी स्वरूप, सो इसमें क्या है, बेसिकली इसमें ये कहा गया है कि जो लोक प्रशासन है उसका जो स्वरूप होता है वो कानूनी होता है, जबकि निजी प्रशासन का स्वरूप कानूनी नहीं होता है। देन एकाधिकारिता यानी कि मोनोपोली। सो लोक प्रशासन के कार्य सामान्यतः प्रशासक के लिए आरक्षित होते हैं, जिसे वह घरेलू तौर पर नहीं कर सकता है। लेकिन जो निजी प्रशासन में होता है, निजी प्रशासन में इस प्रकार का कोई भी एकाधिकारी नहीं पाया जाता है। इसमें एक ही वस्तु का उत्पादन परिवार के अन्य सदस्यों के द्वारा भी किया जाता है। सो सिंपली यहाँ पे ये कहा गया है कि लोक प्रशासन का जो भी काम होता है, वो जो काम जिस व्यक्ति को दिया गया है उसी व्यक्ति को वो काम करना होता है, और वह व्यक्ति अपने ऑफिस में रहकर ही काम करेगा, वह अपने काम को घर पर ले जाकर नहीं कर सकता है। जबकि निजी प्रशासन के अंतर्गत इस प्रकार का हमें कोई भी एकाधिकार देखने को नहीं मिलता है। ओके, सो नेक्स्ट है सार्वजनिक आलोचना और जन जवाबदेहिता, यानी कि पब्लिक क्रिटिसिज्म एंड अकाउंटेबिलिटी। पब्लिक क्रिटिसिज्म एंड अकाउंटेबिलिटी। सो लोक प्रशासन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक समस्त परिवेश से जुड़ा होने के कारण जनता और राजनीति के प्रति हमेशा जवाबदेह होकर ही काम करता है, जबकि निजी प्रशासन आर्थिक परिवेश के प्रति संवेदनशील होता है। सो यहाँ पे ये कहा गया है कि जो लोक प्रशासन है वो हमेशा सरकार के प्रति और जनता के प्रति हमेशा जवाबदेह बना रहता है, हमेशा रिस्पॉन्सिबल रहता है। इसीलिए इसकी पब्लिक क्रिटिसिज्म इसका किया जाता है, जबकि निजी प्रशासन जो होता है वह आर्थिक परिवेश के प्रति ज़्यादा संवेदनशील होता है। ओके, इसी में ही एक थिंकर है अत्सले, उन्होंने कहा है कि लोक प्रशासन कांच के घर में और निजी प्रशासन ईंट से बने घर में रहता है, जिसके कारण निजी प्रशासन सार्वजनिक आलोचना का केंद्र कम और लोक प्रशासन सार्वजनिक आलोचना का केंद्र अधिक होता है। सो अत्सले ने इस तरीके से डिफाइन करा है लोक प्रशासन और निजी प्रशासन को सार्वजनिक आलोचना के संबंध में। वो सिंपली कहते हैं कि लोक प्रशासन कांच के घर में और निजी प्रशासन ईंट से बने घर में रहता है, जिसके कारण निजी प्रशासन सार्वजनिक आलोचना का केंद्र कम और लोक प्रशासन अधिक होता है। ओके, सो इसी में ही हमने बेसिकली बात की थी व्यवहार की एक रूपता की। इसमें ही जो सेकंड पॉइंट था हमारा डिस्पैरिटीज़ का, व्यवहार की एक रूपता यानी कि यूनिफॉर्मिटी ऑफ बिहेवियर। सो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि लोक प्रशासन के अंतर्गत प्रशासकों द्वारा बिना भेदभाव किए समाज के समस्त वर्गों को वस्तुएं और सेवाएं प्रदान की जाती है, जबकि निजी प्रशासन में भेदभाव किया जाता है। सो जो लोक प्रशासन है वो किसी भी प्रकार का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी भी सिटीजन के साथ, जबकि निजी प्रशासन में ये डिस्क्रिमिनेशन हमें देखने को मिलता है। ओके, नेक्स्ट है सांगठनिक आकार, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर या फिर साइज। सो इसमें क्या है बेसिकली देखिए,
सिंपली ये लोक प्रशासन का जो क्षेत्र है वो काफ़ी बड़ा है और इसका जो चरित्र है वो पॉलिटिकल है, ये जनता के हित में काम करता है लोक प्रशासन, इसीलिए इसका जो संगठन है उसका आकार भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है कंपेयर टू निजी प्रशासन। यदि हम जो निजी प्रशासन है, जो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके साथ कंपेयर करेंगे तो लोक प्रशासन का जो क्षेत्र है, संगठन का जो आकार है वो काफ़ी बड़ा होता है। अब इन असमानताओं के अलावा कुछ और भी असमानताएं हैं जो हमें देखने को मिलती है लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में। उनमें पहला है उद्देश्यात्मक भिन्नता, ऑब्जेक्टिव डिफरेंस। सो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, इनमें हमें ऑब्जेक्टिव डिफरेंस भी देखने को मिलते हैं, इनमें हमें उद्देश्यात्मक भिन्नताएं भी देखने को मिलती है। जहाँ एक तरफ निजी प्रशासन का उद्देश्य लाभ कमाना होता है, मीन्स उनका उद्देश्य होता है कि उन्हें फाइनेंशियल बेनिफिट हो निजी प्रशासन का, जबकि जो लोक प्रशासन है, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, उसका उद्देश्य होता है जो भी जन कल्याणकारी काम है उनको संपादित करना बिना किसी आर्थिक लाभ से प्रेरित हुए। नेक्स्ट है वित्तीय प्रशासन की भिन्नता, वेरिएशन इन फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। सो बेसिकली ये भी एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो लोक प्रशासन और निजी प्रशासन को एक दूसरे से अलग करता है या इनमें असमानता का एक कारण बनता है। लोक प्रशासन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पर बेसिकली विधायी, न्यायिक और जो कार्यपालिका संबंधी नियंत्रण होता है वो प्रभावी होता है, और इसके साथ साथ जन नियंत्रण भी हमें देखने को मिलता है, यानी कि जनता का भी नियंत्रण होता है। अब लोक प्रशासन किस से नियंत्रण में हो गया? विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, और इसके साथ साथ जनता का नियंत्रण भी हमें देखने को मिलता है लोक प्रशासन के ऊपर, जबकि निजी प्रशासन में हमें इस चीज़ का अभाव देखने को मिलता है। सो बेसिकली हमने लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में असमानताएं देखी है। ओके, अब हम बात करेंगे कॉलोनियल लीगेसी ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, भारतीय प्रशासन की औपनिवेशिक विरासत। सो स्टूडेंट्स, Indian administration in its present form is the result of heritage and continuity. Historically, the development of Indian administration can be divided into the ancient period, the Gupta period, the Rajput period and Sultanate period, and Mughal period, the British period and the post-independence period. Therefore, the development of Indian administration is the result of several सेंचुरीज ऑफ डेवलपमेंट। सो यहाँ पे ये कहा गया है कि भारतीय प्रशासन अपने वर्तमान स्वरूप में विरासत और निरंतरता का परिणाम है, यानी कि सिंपली भाषा में, सामान्य शब्दों में कहा जाए तो जिस रूप में आज हम भारतीय प्रशासन को देखते हैं वो बेसिकली हमारी जो विरासत रही है और उस विरासत में जो निरंतरता रही है, कंटिन्यूटी रही है, उसका परिणाम है। सो ऐतिहासिक रूप से भारतीय प्रशासन के विकास को प्राचीन काल में गुप्त काल, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल काल, ब्रिटिश काल और स्वतंत्रता के पश्चात के समय में विभाजित किया जा सकता है। सो हमने भारतीय प्रशासन के विकास को इन सभी अलग अलग भागों में डिवाइड किया है। सो ये कहा जा सकता है कि भारतीय प्रशासन का विकास अनेक शताब्दियों के विकास का परिणाम है। Most of our knowledge of the administration of the Indus Valley civilization is based on conjecture and speculation, that is from the excavated remains. Thinkers have concluded that the kingdoms of Mohenjo-daro and Harappa were organized, ruled by priests, and the form of the state was centralized, and the people were unfamiliar with the municipal government. सो यदि हम सिंधु घाटी सभ्यता के समय की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता के प्रशासन के संबंध में जो भी हमारा ज्ञान है वो अधिकतर अनुमानों और कल्पनाओं के ऊपर आधारित है, यानी कि जो भी चीज़ें हमने अनुमान करी, कल्पनाएं करी है, उसी के ऊपर बेस्ड है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रशासन के संबंधित हमारा ज्ञान। कहने का तात्पर्य ये है कि खुदाई में प्राप्त अवशेषों से विचारकों ने ये निष्कर्ष निकाला है कि मोहनजोदारो और हड़प्पा के साम्राज्य व्यवस्थित थे
और इनमें पुरोहित शासन किया करते थे और राज्य का स्वरूप केंद्रीकृत था और नगर पालिका शासन से लोग अनभिज्ञ थे, या फिर हम ये कहें कि अपरिचित थे उस समय पे लोग। ओके, सो ये हो गया हमारा प्राचीन काल की बात। इसी तरीके से गुप्त काल, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल काल, ब्रिटिश काल और स्वतंत्रता काल की भी बात की जाएगी। In the Maurya administration, all executive, judicial and legislative powers were vested in the king as the head of the empire. The king had his own council of ministers and well-organized body of officials to assist him in running the administration. Kautilya has mentioned 18 high-ranking officials in his book अर्थशास्त्र। मौर्य प्रशासन में राजा के साम्राज्य का प्रमुख होने के कारण, क्योंकि राजा जो होता है वो साम्राज्य का प्रमुख था, इसीलिए मौर्य प्रशासन में राजा के साम्राज्य का प्रमुख होने के नाते सभी कार्यकारी, न्यायिक, विधायी शक्तियाँ राजा में ही निहित होती थी। प्रशासन के संचालन में सहायता के लिए राजा की अपनी एक मंत्री परिषद और सुनियोजित अधिकारी वर्ग का समूह होता था। कौटिल्य ने भी जो बुक लिखी थी अर्थशास्त्र, उस बुक में उन्होंने 18 उच्च अधिकारियों का उल्लेख किया है। द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ द गुप्ता रूलर्स was of high order, in which the entire central government was organized in many departments which were managed by ministers, governors, etc. There was a police department for internal peace and security in the country, whose head was called Dandapasi. The Gupta Empire was classified into several units from the point of view of governance. गुप्त शासकों की प्रशासनिक व्यवस्था काफ़ी उच्च कोटि की थी, जिसमें संपूर्ण केंद्रीय शासन अनेक विभागों में संगठित था, जिसका प्रबंध मंत्री, अमात्य इत्यादि के द्वारा किया जाता था। देश में आंतरिक शांति व सुरक्षा के लिए एक पूरक विभाग की स्थापना की गई थी, जिसका जो प्रमुख होता है उसको दंडपाशिक कहा जाता था। गुप्त साम्राज्य शासन की दृष्टि से अनेक इकाइयों में वर्गीकृत था। The form of administration in the Mughal period was centralized autocratic monarchy. The king was the symbol of the state and the center of all powers. The provincial governments were only administrative channels. मुगल काल में प्रशासन का स्वरूप केंद्रीकृत स्वेच्छाकारी राजतंत्र था। राजा राज्य का प्रतीक तथा सभी प्रकार की शक्ति का केंद्र था। प्रांतीय सरकारें प्रशासनिक माध्यम मात्र थी। Okay, an unbiased study of the current Indian administration will reveal that the Indian administration is largely the product of the British administration. यानी कि वर्तमान भारतीय प्रशासन का निष्पक्ष अध्ययन करने से हमें ये पता चलता है कि भारतीय प्रशासन अधिकांशतः ब्रिटिश प्रशासन की देन है, यानी कि ब्रिटिश प्रशासन की वो देन है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारी जो क्लास है वो फिनिश होती है। अभी तक हम लोगों ने ये क्लास रही, इसके अंतर्गत हमने काफ़ी चीज़ें सीखी है, जिसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है एडमिनिस्ट्रेशन की डेफिनेशंस। हमने सबसे पहले इस क्लास में जो एडमिनिस्ट्रेशन की डेफिनेशन थी उसको देखा कि एडमिनिस्ट्रेशन को किस तरीके से डिफ़ाइन किया गया। उसके बाद विभिन्न विचारकों की बात की गई कि विभिन्न विचारकों ने किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन को डिफ़ाइन करा है। जैसे E.N. ग्रेडन ने डिफ़ाइन करा, A.D. वाइट ने, निग्रो ने, इन सभी ने अपने अपने अकॉर्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन को डिफ़ाइन करा। उसके बाद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात हुई कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, मीनिंग ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसके जो 3 दृष्टिकोण है, द लिटरल मीनिंग ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन का शाब्दिक दृष्टिकोण, द कॉम्पैक्ट व्यू और द नैरो व्यू ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन का संकुचित दृष्टिकोण, कॉम्प्रिहेंसिव व्यू ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन का व्यापक दृष्टिकोण। इन तीनों को हमने अध्ययन करा, इन तीनों के द्वारा प्रशासन को समझने की कोशिश की, और हमने ये भी जाना कि कौन कौन से विचारक है जो दी नैरो व्यू ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, जैसे वुडरो विल्सन, रुडर गुरिक और अल्बर्ट साइमन। और जो विचारक है जैसे विरोवी, A.D. वाइट, फिफ्नर और डिमोक, ये बेसिकली कॉम्प्रिहेंसिव व्यू ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं।
इसके बाद हमने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के विकास की बात की, जिसमें हमने ये देखा कि भाई आरंभ में क्या था, आरंभ में आदि या फिर आदिम समय में मनुष्य जो था उसका जीवन बहुत एकाकी था, बहुत असभ्य था, और असभ्य होने के कारण यहाँ पर सामाजिक और सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए कोई जगह नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ व्यक्तिगत और निजी हितों की बात की जाती थी। लेकिन जब मनुष्य ने एक साथ रहना शुरू करा, उसके बाद उसकी वजह से क्या हुआ, उसकी वजह से सामाजिक और सार्वजनिक आवश्यकताओं का उदय हुआ, और इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सामाजिक और सार्वजनिक उद्देश्यों की अवधारणा ने जन्म लिया, और इन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एक ऐसे प्रशासनिक ढांचे की आवश्यकता महसूस की गई जो जन उन्मुख हो, और समय के साथ इसी जन उन्मुख प्रशासनिक ढांचे ने अपने आप को लोक प्रशासन के रूप में कन्वर्ट कर दिया। ओके, ये सारी चीज़ें हमने देखी। उसके बाद कि भाई किस तरीके से लोक प्रशासन का एक स्वतंत्र विषय या अनुशासन के रूप में उदय हुआ, जिसमें हमने वुड्रो विल्सन के बारे में जाना कि वुड्रो विल्सन ने जो आर्टिकल लिखा था ए स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1887 में, यह आर्टिकल उन्होंने लिखा था, उसमें उन्होंने किस तरीके से लोक प्रशासन के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ये सारी चीज़ें देखी। उसके बाद उसके फेजेस देखे हमने कि एक स्वतंत्र विषय के रूप में या एक स्वतंत्र विषय और अनुशासन के रूप में लोक प्रशासन के विकास को बेसिकली 5 चरणों में डिवाइड किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। इसमें पहला था 1987 से 1926 तक, जिसको हम कहते हैं पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटमी। दूसरा 1927 से 1937 तक, जिसमें प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है जिसको। तीसरा 1938 से 1947 चैलेंजेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल कहा जाता है। फोर्थ नंबर पर 1948 से 1970, इस फेज़ को आइडेंटिटी क्राइसिस के नाम से जाना जाता है। और जो फिफ्थ फेज़ है वो है 1971 से प्रेजेंट टाइम तक, इस फेज़ को इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच के नाम से जाना जाता है। हमने पूरा का पूरा डिफाइन करा कि भाई किस तरीके से कौन से फेज़ में क्या बात की गई। उसके बाद फिर हमने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन को देखा, और ये देखा सबसे पहले कि भाई इनकी मीनिंग क्या है, इनको किस तरह डिफाइन किया गया, और ये पहले एक दूसरे से अलग थे 1990 से पहले। फिर 1990 के बाद 1990 के बाद इनमें किस तरीके से ये एक दूसरे से क्लोज आते जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमने इसमें देखी। फिर हमने ये देखा कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में क्या क्या समानताएं हैं। समानताओं में हमने देखा कि इनमें ऑर्गेनाइजेशनल इक्वलिटीज़ है, मैनेजरियल प्रोसेस की इक्वलिटीज़ है, टेक्निकल जो फंक्शनल टेक्निक है उसकी समानताएं हैं, कार्यों की प्रकृति, जनसंपर्क की अवधारणा, अन्वेषण, ये सारी समानताएं हैं। फिर हमने इसकी असमानताएं देखी। असमानताओं में राजनीतिक चरित्र, क्योंकि जो लोक प्रशासन है उसका चरित्र राजनीतिक होता है, वो राजनीतिक निर्देशन में काम करता है, जबकि निजी प्रशासन में ये चीज़ें नहीं होती है। व्यवहार की एकरूपता, क्षेत्रों की असमानता, कानूनी स्वरूप, एक अधिकारिता, सेवा सुरक्षा की दृष्टि से जो असमानता है, सार्वजनिक आलोचना और जन जवाबदेहता, सांगठनिक आकार, इनके अलावा उद्देश्यात्मक भिन्नता, वित्तीय प्रशासन की भिन्नता, ये सारी हमने असमानताएं देखी लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में। उसके बाद फिर हमने देखा कि वे कॉलोनियल लीगेसी क्या रही है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन की। हमने इसमें स्टार्ट करा कि वे जो हमारा प्रशासन है वो बेसिकली जिस रूप में आज हम देखते हैं वो हमारी विरासत, और जो उस विरासत में कंटिन्यूटी रही है उसी का ही वो रूप है। हमने ऐतिहासिक रूप से भारतीय प्रशासन के विकास को कुछ अलग अलग खंडों में वर्गीकृत किया है, जैसे प्राचीन काल, गुप्त काल, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल काल, ब्रिटिश काल और स्वतंत्रता के पश्चात का समय, ये सारी चीज़ें। हमने एक एक करके सारी चीज़ें डिफाइन करी, जैसे प्राचीन काल में इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात की गई, फिर मौर्य प्रशासन की बात की गई कि भाई मौर्य प्रशासन में क्या स्थिति थी, और कौटिल्य की बात की गई इस समय पे कि कौटिल्य ने भी अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में 18 उच्च अधिकारियों का उल्लेख किया है। उसके बाद जो गुप्त एम्पायर था उस समय की व्यवस्था की बात की गई, क्योंकि जो गुप्त शासकों की प्रशासनिक व्यवस्था थी वो काफ़ी उत्तम थी, बहुत एक उच्च कोटि की व्यवस्था थी। और यहाँ पे क्या था, यहाँ का संपूर्ण केंद्रीय शासन अनेक भागों में संगठित था, और इनका जो प्रबंध है वो मंत्री और अमात्य के द्वारा किया जाता था। देश में शांति बनाए रखने के लिए, सुरक्षा के लिए पुलिस विभाग की भी स्थापना की गई थी, और पुलिस विभाग के प्रमुख को दंडपाशिक कहा जाता था। इसी तरीके से मुगल पीरियड की बात की गई। मुगल पीरियड में हमने देखा सेंट्रलाइज्ड ऑटोक्रेटिक मोनार्की थी हमारे यहाँ पे, प्रोविंशियल जो गवर्नमेंट होती थी, यानी कि जो प्रांतीय सरकारें थी वो मात्र प्रशासनिक माध्यम का काम करती थी। ये सारी चीज़ें हमने देखी। और बेसिकली यदि हम देखें तो जो
भारतीय प्रशासन का यदि हम निष्पक्ष अध्ययन करें तो हम यही पाएंगे कि भारतीय प्रशासन जो है वो अधिकांशतः ब्रिटिश प्रशासन की ही देन है। ओके, ये सारी चीज़ें हमने अपने इस व्यवसाय में देखी है। स्टूडेंट्स बेसिकली ये जो व्यवसाय था ये इसके अंतर्गत हमने जो भी चीज़ें देखी वो मैंने आप लोगों को बताई। आप लोग हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू वेरी मच।